हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, उनमें जो अनुच्छेद 44 था उसको डिस्कस कर लिया था। क्योंकि उस टाइम वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग पार्ट में डिस्कस करने को बताया था आप सभी को कि इसको अलग पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे के जो अनुच्छेद है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 45 के बाद अनुच्छेद 45 तक हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें कहा गया था कि 0 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। इसके बाद आप देखेंगे तो अनुच्छेद 46 में क्या प्रावधान किया गया है। तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक न्याय के वृद्धि का प्रावधान किया गया है। यानी इसमें बताया गया कि राज्य का यह कर्तव्य है कि कुछ विशेष प्रकार के, कह सकते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान करके इनका उत्थान कर सकती है। यानी जो समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति हैं, यानी जो अन्य दुर्बल वर्ग है समाज में, इनका उत्थान विशेष प्रावधानों के माध्यम से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो जो आरक्षण है, इसी प्रकार की व्यवस्था है। और देखिए, इसमें जो अगला है अनुच्छेद 47, इसके द्वारा से आप देखेंगे तो मद्य निषेध, पोषाहार एवं स्वास्थ्य के बारे में बात किया गया, प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य का एक कर्तव्य है कि वह मद्य का निषेध करे। यानी मद्य का मतलब कि जो नशीले पदार्थ होते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, दारू, शराब, ये जो मतलब शराब, ये सभी, इन सब का निषेध की बात की गई। लेकिन आप वर्तमान में देखेंगे तो इनका कहीं कहीं राज्यों में निषेध देखने को मिलता है, लेकिन कई सारे जगहों पर इसका निषेध नहीं किया गया। तो मैंने पहले ही बताया कि जो इसमें अधिकार आप सभी को, मतलब जो राज्यों के कर्तव्य बताए गए हैं, यह प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इनको लागू कराने के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। इसीलिए कोई राज्य इसको लागू करता है, कोई इसको नहीं लागू, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है। तो यहाँ पर मद्य का निषेध किया गया है, यानी मद्यपान का निषेध किया गया है। इसके अलावा पोषाहार एवं स्वास्थ्य करें, राज्य का यह कर्तव्य बताया गया है कि जो राज्य है वो अपने नागरिकों को पोषाहार प्रदान करे, यानी भरपेट भोजन के बारे में, और स्वास्थ्य, साथ ही इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखे कि जो नागरिक है वहाँ के स्वस्थ हों। यानी स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 47, यानी मद्यपान का निषेध किया गया है, पोषाहार के बारे में बात की गई है और स्वास्थ्य के बारे में, यह राज्य का यहाँ कर्तव्य बताया गया है। अगला देखेंगे तो अनुच्छेद 48 में आप देखिए, यहाँ पर कृषि, पशुपालन एवं दुधारू पशु का संवर्धन करने की बात कही गई है। यानी इसमें कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कृषि को बढ़ावा दे, पशुपालन को बढ़ावा दे एवं दुधारू पशु का संवर्धन करे। जो दुधारू पशु होते हैं इनके वध को रोके। देखिए यार, यहाँ पर एक कंडीशन और है कि जो संवर्धन तो करें, लेकिन कैसे? वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से। जो मान ली कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लोग कृषि तो करते हैं, लेकिन उनको जो संसाधन है वो जो साधन है वह परंपरागत है, तो उसमें राज्य को कहा गया है कि वो आधुनिक ढंग से, यानी वैज्ञानिक तरीके से कृषि को बढ़ावा दे, और साथ ही साथ पशुपालन को बढ़ावा दे, और जो दुधारू पशु है इनके वध को रोके। तो ये सभी जो प्रावधान किए गए हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में किए गए हैं। इसके अलावा आगे देखिए, इसमें एक संशोधन के माध्यम से एक और प्रावधान जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मैंने आप सभी को बताया, जहां पर बड़ा लेटर आए एबीसी का, तो समझ लीजिए उसको संशोधन के माध्यम से इस संविधान में जोड़ा गया है। तो इसमें क्या कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा करें। यानी प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि जो पर्यावरण है उसका ख्याल रखे, क्योंकि पर्यावरण आज के समय में आप देखेंगे तो बहुत ही, जो पर्यावरण प्रदूषण है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो यहाँ पर यह राज्यों का कर्तव्य बताया गया कि पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य जीवों की रक्षा करें। इसी के तहत देखेंगे तो आप देखेंगे तो जो जानवर है इनको मारना भी एक तरह से अपराध घोषित किया गया है। तो ये राज्य का कर्तव्य है, सभी बताए गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो देखिए, अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थल क्षेत्र, उनका संरक्षण किया जाए। यह राज्य का कर्तव्य बताया गया है। देखिए, जैसे ऐतिहासिक या कह सकते राष्ट्रीय महत्व के, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब जो धरोहरें हैं हमारी, जो कह सकते हैं सांस्कृतिक धरोहर है, जैसे इंडिया गेट है, तो इन सब का संरक्षण करना भी राज्य का कर्तव्य बताया गया है। इसी तहत आप देखेंगे कि आगरा में एक मामला आया था, जब आगरा में जो ताजमहल था उस पर वहाँ के जो बगल की फैक्ट्रियाँ थी, उनके कारण जो उसका रंग था वो मतलब एक तरह से धूमिल होने लगा, तो उन फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये सभी राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं। इसमें अगला देखेंगे अनुच्छेद 50 जो है, इसमें इसके द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 50 के माध्यम से यह कहा गया है कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इन दोनों का एक जो कार्य है वो एक दूसरे से अलग रखे जाएंगे। यानी ना तो कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है, और ना ही न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। देखिए दोस्तों, एक जो अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका अगर दोनों एक दूसरे से साठगांठ रखेंगे तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इन दोनों के कार्यों को विभाजित कर दिया गया है, और दोनों के कार्यों को एक दूसरे से पृथक
मतलब अलग अलग रखा गया है कि कोई भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये जो प्रावधान किया गया, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस अनुच्छेद को भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 50 में दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 देखिए, अनुच्छेद 51 में आप देखेंगे तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। यानी राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को खतरा हो। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एक विदेश नीति का कह सकते हैं एक तत्व है यहाँ पर, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ऐसा कौन सा प्रावधान है जो विदेश नीति से संबंधित है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी जो है ये विदेश नीति। देखिए इसमें राज्यों का कर्तव्य बताया गया है कि जो राज्य है वह अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन ना करे और जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है उनका सम्मान करे और जो विवाद होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करें। इसके द्वारा वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि कर सकते हैं। तो ये राज्य का यह कर्तव्य यहाँ पर बताया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखेगा। देखिए हमने जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनको कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं इन तत्वों की आलोचना की गई है, आलोचना भी की गई है। देखिए ये तो जो तत्व थे इनको कई जो विद्वान है उन्होंने इसकी आलोचना की। आलोचना किन किन आधारों पर की गई, तो पहला देखिए इसमें क्या कहा गया है। तो पहला आप देखेंगे आइवर एक जेनिक्स विचारक है, आइवर जेनिक्स, इन्होंने निर्देशक तत्वों को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र कहा है। ऐसा क्यों कहा है, तो देखिए जो निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इन्होंने कहा कि पुण्य आत्माओं का महत्वाकांक्षा, पुण्य आत्माओं का यहाँ पर मतलब है कि जो संविधान निर्माण करने वाले थे उनके बारे में उनकी एक महत्वाकांक्षा है मात्र है। यहाँ पर देखिए उनकी एक महत्वाकांक्षा मात्र है कहा गया है। और देखिए एक टीटी कृष्णाचारी जो है, जो भारत के बहुत बड़े राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इसको भावनाओं का कूड़ेदान मात्र कहा। इन्होंने आलोचना करने का मात्र एक यही कारण था कि इनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया, तो राज्य की इच्छा पर निर्भर थे, राज्य इनको पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो इसीलिए इनकी जो विभिन्न विद्वान थे इन्होंने इसकी आलोचना की। इसके अलावा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, देखिए इसमें एक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। प्रोफेसर केटी शाह है, इन्होंने जो नीति निर्देशक तत्व है उनको कहा एक ऐसा चेक कहा है, चेक जिसका भुगतान जो है बैंक की इच्छा पर निर्भर है। अब देखिए बैंक की इच्छा निर्भर यानी बैंक आपको भुगतान करेगा या नहीं करेगा उसके ऊपर है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इससे यही कंडीशन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मतलब संबंध में भी लागू होता है। देखिए बैंक का मतलब है कि राज्य की इच्छा पर निर्भर है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक ऐसा चेक है कि जो राज्य की इच्छा पर निर्भर है, यानी राज्य चाहे तो इन तत्वों को लागू करे या नहीं करे, आप उसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं और न्यायालय द्वारा इसको लागू भी नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इसे एक ऐसा चेक कहा जिसका जो भुगतान है वो बैंक की इच्छा पर निर्भर है। इसके अलावा देखिए कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की तो कुछ लोगों ने साथ ही साथ इसकी प्रशंसा भी की, जिनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, जिनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने डीपीएसपी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न होगी। ये याद रखिएगा, आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि एक ऐसा समाज की स्थापना होगी जिसमें जो आर्थिक विषमता होगी वह ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो ज्यादा नहीं होगी। यानी कह सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से सभी लोग समान होंगे। और इसके साथ ही साथ जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है, राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो समाज कह सकते हैं कि जो भागीदारी होती है राजनीतिक कार्य में उसके बारे में बात करते हैं। तो यानी आर्थिक समानता, इन्होंने कहा कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ठाकुर दास भार्गव है, इन्होंने जो डीपीएसपी है उसको संविधान का सार तत्व कहा है। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात देखिए मैं आप सभी को बता दूं, आपने जब मौलिक अधिकार पढ़ा था तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि मौलिक अधिकार को अंतर्गत जो अनुच्छेद 32 है उसको जो भीमराव अंबेडकर हैं इन्होंने संविधान की आत्मा कहा था, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। इसके अलावा जो ठाकुर दास भार्गव थे इन्होंने जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा है। तो मैंने बताया था कि जब भी अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है तो वो मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 32 था। और जब पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है जो इनका नाम ना लिया जाए तो वह प्रस्तावना को कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है।
देखिए, पहला अंतर देखते हैं कि यह मूल अधिकार होते हैं वह न्याय योग्य है, लेकिन निदेशक तत्व तो न्याय योग्य नहीं है। यानी यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन राज्य किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा किया जाता है, तो जो व्यक्ति है वह अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रावधान नहीं है, यदि आप इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। इसीलिए यह जो मौलिक अधिकार है वह न्याय योग्य है और जो निदेशक तत्व है वह न्याय योग्य नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी अंतर इसमें देखने को मिलेगा आपको, मौलिक अधिकार जो है नीति निर्देशक तत्वों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही बात है, आप न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जाकर उसको चुनौती दे सकते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वह अधिक महत्वपूर्ण है, किसकी तुलना में, तो डीपीएसपी की तुलना में। इसके अलावा जो तीसरा अंतर इसमें देखेंगे कि मूल अधिकार जो है निषेधात्मक है, जबकि निदेशक तत्व जो है सकारात्मक निर्देश है। देखिए, जो मूल अधिकार है उसमें संविधान के द्वारा राज्यों को निर्देश दिया गया है आपको ये नहीं करना है, यानी मतलब जो नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए जिसमें कहा गया कि आप इनका उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी निषेधात्मक है, निषेधात्मक निर्देश कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि सकारात्मक निर्देश क्या है, अर्थात जो डीपीएसपी है राज्यों के कर्तव्य है, यानी उनके सकारात्मक कर्तव्य है कि उनको यह करना चाहिए, यह बताया गया इसके माध्यम से। तो याद रखिएगा कि मूल अधिकार जो निषेधात्मक है और जो निदेशक तत्व है वो सकारात्मक है। देखिए, और अगला इसमें अंतर देखेंगे तो जो मूल अधिकार है, ये सबसे बड़ा अंतर है कि नागरिकों के लिए है, यानी मूल अधिकार जो है नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और जो निदेशक तत्व है राज्य के लिए है, यानी जो मौलिक अधिकार है वो भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी ने राज्य के लिए कर्तव्य के रूप में है, यानी उनके कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। इसके देखिए, आप इसमें एक और अंतर देख सकते हैं कि जो मूल अधिकार है उनके द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है, यानी नागरिकों को मौलिक अधिकार देकर उनको हर तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा जो नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य है वो आर्थिक लोकतंत्र की और सामाजिक न्याय पर आधारित न्याय की व्यवस्था करना है। यानी आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है, मैंने शुरू में बताया कि इसका जो उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना है, और दूसरा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो याद रखिएगा, इसमें अगला यह अंतर है। इसके अलावा आप देखिए, एक कई बार इससे जुड़े जो प्रमुख वाद यानी जो केसेस आए थे उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो मैंने उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया है। तो देखिए, अब पहला देखेंगे इसमें, तो जो पहला इसमें प्रमुख केस आया था वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में आया था। देखिए, परिस्थितियां कई बार ऐसी भी आई जब मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी यानी निदेशक तत्वों के बीच संघर्ष मतलब उत्पन्न होने लगा, यानी विरोध प्रकट होने लगा। तो ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें जो न्यायालय था उन्होंने कई, कह सकते हैं कि एक अपना निर्णय दिया, जो कि जिससे कि एग्जाम में बहुत सारे कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने उनको यहाँ डिस्कस किया है। केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का मामला था वो 1900 हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मौलिक अधिकार है वो नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर है, यानी आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, यह याद रखिएगा। और सरकार को निर्देश दिया था कि आप नीति निर्देशक तत्वों के लिए मौलिक अधिकारों की बलि नहीं दे सकते हैं, अर्थात जो मौलिक अधिकार है वो नीति जो डीपीएसपी है उनसे श्रेष्ठ है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर यह निर्देश दिया। और दूसरा जो इसमें मामला है वो 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद सरकार जो होती है, क्योंकि एक टाइम देखिए 1976 में आप देखेंगे तो उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन कई बार आप देखेंगे तो वहाँ पर एक वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी न्यायपालिका और जो व्यवस्थापिका है इन दोनों में, कि जो इंदिरा गांधी थी एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी की महिला थी, वो कई ऐसे फैसले लेती थी जो कह सकते हैं कि बहुत तानाशाही भरा होता था। तो उसी टाइम उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया था 1976 में, और इसके द्वारा याद कि मतलब संविधान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसके द्वारा इतना परिवर्तन हुआ कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके द्वारा ही सरकार ने क्या किया कि उसमें संविधान में बहुत सारा संशोधन किया, और उसमें कहा कि जो सरकार ने कहा कि निदेशक तत्व श्रेष्ठ है, जबकि इसके पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने कहा कि निदेशक तत्व श्रेष्ठ है, इनकी पूर्ति के लिए मौलिक अधिकारों को कुछ हद तक दबाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर अब व्यवस्थापिका कह सकते हैं कि अपनी शक्ति दिखा रही है। तो इसके बाद एक और मामला आता है मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में। देखिए, इसके द्वारा न्यायालय ने एक अलग फैसला दिया और वो कहा कि दोनों श्रेष्ठ नहीं है, ना तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है ना ही डीपीएसपी श्रेष्ठ है, इन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जो दोनों का उद्देश्य है वो जनता को लाभ देना है। तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों, जो हमारे डीपीएसपी का कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट था वो अब समाप्त हो गया, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे
उनका जो कह सकते हैं जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। आज अगली वीडियो में मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।